तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में। आज हम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट 2 स्टार्ट, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आपका क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आपका एक तरीके की डिटेल्ड रेसिपी होती है जो डेवलपर्स को बताती है कि उन्हें सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे क्रिएट करना है और वो जो सिस्टम है वो क्या काम करेगा। एक तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन होता है सारी फंक्शनैलिटी और फीचर्स का जो भी आपका टारगेट सिस्टम है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है एक लाइन में कि एक तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन है फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द टारगेट सिस्टम। तो बात करें हमारे सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक है हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जब हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो प्रोसेस टू गैदर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट उसे कहते हैं हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में भी आपके कुछ स्टेप्स आते हैं। ये क्वेश्चन एक तरीके से आपका इंपॉर्टेंट भी है, प्रोसेस स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो 4 स्टेप आते हैं आपके इसमें: रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिव्यू। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आपका पहले ही अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आया एग्जाम में तो आपको एक डायग्राम बनाना है, जिसमें आप डायग्राम में ऐसे लिखोगे। यहाँ पे आपका है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, और यहाँ पे आपकी आएगी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आपको कुछ ऐसे बनाना है जिसमें आपके चारों स्टेप हो गए इंक्लूड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, मैं इसे आर ई लिख देता हूँ। उसके बाद आपका आर ए रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट रिव्यू। ये आप अपने कॉलेज नोट्स या आप गूगल से देख सकते हो डायग्राम। और इसका प्राइमरी आउटपुट क्या होगा? इसका प्राइमरी आउटपुट आएगा SRS डॉक्यूमेंट। तो ये आपके कुछ इसका डायग्राम। तो चलो इसके फेजेस समझते हैं वन बाय वन। तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या होता है? रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो इस स्टेप में हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं, उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन को हम समझते हैं कि उनकी नीड्स क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है जो भी वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनवाने वाले हैं। तो गैदरिंग भी हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। इंटरव्यू आप कंडक्ट करा सकते हो, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कंडक्ट करा सकते हो। काफ़ी वे है आपके रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड गैदरिंग के। तो बात आती है हमारी नेक्स्ट फेज की। नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है अब हम उसे एनालाइज करते हैं कि जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर करी है उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी ना हो, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, कोई डाउटफुल स्टेटमेंट ना हो, और हम उसमें प्रायोरिटाइज करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो ये हमारा एनालाइज फेज में आता है। तो बात करें हमारे नेक्स्ट फेज की। नेक्स्ट फेज है हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। अब हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कर ली, रिक्वायरमेंट हमने गैदर भी कर ली। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है, तो अब हम उन्हें डॉक्यूमेंट फॉर्म में बनाते हैं क्लियर और डिटेल मैनर में। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कि होता है SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम, जो इंक्लूड करता है एक तरीके से उसमें आउटलाइन होती है जो भी हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ है और नॉन फंक्शनैलिटीज़ है। फंक्शनैलिटी नॉन फंक्शनैलिटी अभी अगला ही टॉपिक है हमारा। तो ये सब हमारा SRS डॉक्यूमेंट में आता है। तो नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट रिव्यू। रिक्वायरमेंट रिव्यू में जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है हम उसे रिव्यू करते हैं, वैलिडेट और वेरीफाई करते हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है, और अगर हमें कोई चेंज मेड करना है, अगर हमें उसे अपडेट करना है तो हम उसमें अपडेट भी कर सकते हैं। तो बात करें हमारे फोर्थ है हमारा टॉपिक रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट भी आपकी दो तरीके की हो सकती है, फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल। फंक्शनल जो होती है हमारी सिस्टम की फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स हमारा उसमें आता है रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। और नॉन फंक्शनल में जो हमारी सिस्टम की जैसे क्वालिटी हो गई, सिस्टम में हमारा रिस्पॉन्सिवनेस कैसी हो गई, सिस्टम में हमारा कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं, हमारा सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, ये सब आती है हमारी नॉन फंक्शनैलिटीज़ में। फंक्शनैलिटीज़ में आप इसके काफ़ी सारे एग्जांपल ले सकते हो। अगर आप लॉगिन फॉर्म में कर रहे हो काम कुछ तो वो वैलिडेट करता है, एक तरीके से वो फंक्शन कर रहा है। आपको किसी पेज से किसी पेज पे आपको लेके जा रहा है, वो फंक्शन कर रहा है। तो ये सब आपका फंक्शनैलिटीज़ में आ गया। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, ये भी बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 2 मार्क्स में आ सकता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन।
काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं वेरिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है। तो समझते हैं। वेरिफिकेशन देखता है कि तो हमारा सिस्टम है वो वर्क करेक्टली कर रहा हो, बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा हो और उसमें कोई इशू ना हो। और वैलिडेशन में क्या होता है, हम देखते हैं जो हमारा सिस्टम है वो वर्क तो कर रहा है, पर जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं। सिस्टम आपने बना दिया और जो आपने फंक्शन दिए थे वो उसमें कुछ है नहीं, वो वैसे ही वर्क अच्छा कर रहा है। तो वैलिडेट में हम करते हैं कि जो हमारे एसआरएस डॉक्यूमेंट में हमने रिक्वायरमेंट्स दी थी उससे वो मीट कर रहा है या नहीं। तो चेक सिस्टम मीट द एक्चुअल नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूज़र। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने एडवाइस ली थी काफ़ी बच्चों से कि मेरे को शॉर्ट नोट बनाने चाहिए, थोड़े डिटेल नोट्स बनाने चाहिए, जैसे मैंने एसपीएम में बनाए। पर ये नोट्स मैं पहले ही बना चुका था 50% यूनिट 2 के। मैंने काफ़ी शॉर्ट नोट बनाए हैं, ये आपको रिवीजन पर्पस में हेल्प करेंगे। फिर मैंने एडवाइस ली तो बच्चों ने कहा थोड़े डिटेल नोट्स भी होने चाहिए, तो मैंने 50% यूनिट आगे की मैंने डिटेल में ही बनाई है और आगे आने वाली यूनिट भी मैं थोड़ी डिटेल में बनाने वाला हूँ। तो इसे आप मैं प्रीफर आपको एक बार एडवाइस ज़रूर करूँगा कि इन्हें पढ़ने के बाद एक बार आप अपने कॉलेज के नोट से गो थ्रू ज़रूर हो जाना। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडल द रिक्वायरमेंट। तो मॉडल्स क्या होता है, जो हमारे रिक्वायरमेंट है उनकी हम मॉडलिंग कर देते हैं, जो जिससे हमें जो रिक्वायरमेंट है वो विजुअलाइज वे में रिप्रेजेंट करने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। तो हम मॉडल किस वे में करते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम के वे में, ईआर डायग्राम के वे में एंड डिसीजन टेबल के वे में। तो मैं आपको ये तीनों बताने वाला हूँ विद एग्जांपल। तो चलो समझते हैं। तो डाटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। डाटा फ्लो डायग्राम हमारा शो करता है डाटा का फ्लो थ्रू आउट द सिस्टम, कि डाटा हमारा कौन सी एंटिटी से कौन सी एंटिटी में फ्लो हो रहा है। तो बात करें इसके कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट में पहला आता है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, आपका एक तरीके से सिस्टम कंपोनेंट होता है और एक तरीके से आप कह सकते हैं ये एक्सटर्नल एजेंट होता है जो आपका सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। तो बात करें प्रोसेस की। प्रोसेस आपका कोई भी प्रोसेस होता है वो आपका सर्कल में डिनोट करा जाता है। डाटा फ्लो आपका कौन सी एंटिटी से कहाँ डाटा जा रहा है वो आपका एरो से डिनोट करा जाता है। एंड फोर्थ डाटा स्टोर, जो आपका ओपन रेक्टेंगल से शो करा जाता है। बात करें इसके लेवल की है, तो इसके 3 लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। और बात करें इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के, तो एडवांटेज ये क्लैरिटी दे देता है एक तरीके से आपको समझने में कि आपको कैसे आपको आगे फर्दर डिज़ाइन करना है अपना मॉडल, एंड कम्युनिकेशन भी इसमें ईजिली हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका कुछ लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट के लिए डाटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे प्रोसेस के सब प्रोसेस, उनके सब प्रोसेस, तो डाटा का फ्लो समझना बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो 0 और 1 और 2 लेवल में क्या डिफरेंस है, चलो समझते हैं। तो जीरो लेवल डीएफडी क्या होता है। जीरो लेवल डीएफडी का एक और नाम है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। अगर आपको आगे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाने का मतलब, तो वो आपका जीरो लेवल डायग्राम ही है। ये एक तरीके से आपका ओवरव्यू होता है एंटायर सिस्टम का। ये सिर्फ आपका इंटरेक्शन बताता है कि सिस्टम का और एक्सटर्नल एंटिटीज क्या रिलेशन है, क्या से उनमें डाटा फ्लो हो रहा है, विदाउट गोइंग इंटरनल डिटेल्स। कोई इंटरनल डिटेल्स में नहीं जाता हमारे जीरो लेवल में। 1 लेवल में क्या होता है, जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो सब प्रोसेसेस में डिवाइड हो जाते हैं। और सेकंड लेवल में क्या होता है, और जो सब प्रोसेस है वो भी सब प्रोसेसेस में हमारे डिवाइड हो जाते हैं। 1 लेवल 2 लेवल में हम डाटाबेस यूज़ करते हैं जनरली, 0 लेवल में हम डाटाबेस यूज़ नहीं करते। इनके मैं आपको तरीके भी बताऊंगा आप कैसे बना सकते हो, और इनका एक एग्जांपल भी समझते हैं, जिससे अगर कोई भी आपका एग्जांपल कॉलेज में आए तो आप इजीली कर पाओ। तो डाटा फ्लो डायग्राम का मैंने वन ऑफ द फेमस एग्जांपल लिया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आपको एग्जांपल समझा दूंगा और कुछ मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में कोई भी एग्जांपल आए तो आप आराम से इजीली बना सको। तो पहले हम देखते हैं हमने लेवल 0 में क्या करा। तो लेवल 0 में कुछ नहीं, हमारा सिर्फ सिंगल प्रोसेस है। लेवल 0 को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं। अगर आपको कहा कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाओ तो सिर्फ आप लेवल 0 बनाओगे। अगर आपको आया कि डाटा फ्लो डायग्राम बनाओ हर लेवल पे, तो आप उसके तीनों लेवल 0, 1, 2 तीनों लेवल पे उस डायग्राम को बनाओगे। तो लेवल 0 में हमारी क्या होता है, लेवल 0 में हमारी एंटिटी है स्टूडेंट। अगर इसमें क्या है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो बुक की रिक्वेस्ट करेगा, और जो हमारा सिस्टम है वो चेक करेगा कि उस पर लाइब्रेरी का कार्ड है या नहीं, उसे वैलिड करेगा कि वो वैलिड बंदा है या नहीं, और उसी बेस पे जो उसे बुक है वो डिस्प्ले होगी।
तो बात करते हैं, पहला आता है हमारा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ने हमारा बुक रिक्वेस्ट करी, स्टूडेंट हमारी एंटिटी है और ये हमारा प्रोसेस है। तो प्रोसेस है हमारा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसने बुक को रिक्वेस्ट करी और उसने ऑथेंटिकेट करा कि उसके पास लाइब्रेरी कार्ड भी है। तो अब ये क्या करेगा कि ये डिमांड करेगा इस एंटिटी से कि डिस्प्ले करो आप बुक, क्योंकि वो बंदा वेरीफाई है। तो ये हमें बुक को डिस्प्ले करके दे देगा, और जौन सी उसे बुक चाहिए होगी वो स्टूडेंट इजीली बुक ले लेगा। हमें नहीं पता उसने कैसे डिस्प्ले करी, क्या हुआ क्या नहीं, इसमें बस हमें ओवरव्यू स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो बात आती है लेवल 1 की। लेवल 1 में हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो लेवल 1 में स्टूडेंट है, उसने बुक रिक्वेस्ट करी, अपना कार्ड दिखाया। तो उसको क्या करना है, अब ये जो प्रोसेस हमारा 2 प्रोसेस में हमारा डिवाइड हो गया, डिलीवरी ऑफ बुक एंड सर्च बाय टॉपिक। तो ये हमारा जो स्टूडेंट है, इसे जो बुक चाहिए वो किसी टॉपिक के रिस्पेक्ट पे चाहिए। तो डिलीवरी ऑफ बुक पहले क्या करेगा, हमारा ऑथर्स और टाइटल्स के बेस पे हमारी बुक्स निकालेगा बुक शेल्फ से। अभी ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ऑथर अलग रह रहा है, टाइटल अलग रह रहा है, ये आपको लेवल 2 में और थोड़ा डिटेल में समझ आएगा। तो इसमें क्या करेगा, ये ऑथर्स और टाइटल्स के बेस में हमारी जो बुक है, बुक का नंबर निकालेगा और उस बुक का नंबर से हम बुक सेल्फ से बुक्स लाएगा। और फिर ये स्टूडेंट हमारा रिक्वेस्ट करेगा कि इस टॉपिक से हमारी बुक होनी चाहिए। ये जो है डाटाबेस है, ये डाटाबेस से ला रहा है। तो ये लिस्ट, फिर ये जो सर्च बाय टॉपिक प्रोसेस है हमारा, डाटाबेस से ये टॉपिक्स देखेगा कि कौन से टॉपिक्स मैच कर रहे हैं जो स्टूडेंट को चाहिए। फिर डिमांड फॉर बुक आएगी, फिर वो डिस्प्ले बुक करेगा, और फिर जो बुक है बेस्ड ऑन टॉपिक स्टूडेंट को दे दी जाएगी। तो बात करें हमारे लेवल 2 की, तो लेवल 2 थोड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स सा आपको लग रहा होगा, पर लेवल 2 बहुत ईजी है। जो स्टूडेंट है उसने बुक रिक्वेस्ट करी, मैंने यहाँ लिखा नहीं, वो लाइब्रेरी कार्ड भी दिखाएगा। फिर उसके बाद जो गेट बुक है, ये हमारे को गेट बुक ला के देगा, पर उससे पहले जो फाइंड बुक पोजीशन, हमें ये नहीं पता कि बुक कहाँ है, बुक डाटाबेस में कहाँ है। तो ये फाइंड बुक पोजीशन हमें उस बुक की पोजीशन ला के देगा। किस बेस पे, पहले हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑथर है एंड टाइटल, हमने ऑथर और टाइटल सेलेक्ट करी, उस बेस पे ये देखेगा कि इस ऑथर और इस टाइटल की बुक कहाँ है, सेल्फ नंबर निकालेगा और बुक का इन्फॉर्मेशन नंबर निकालेगा, उस बेस पे ये बुक ला के देगा। पर इसमें हम कुछ एक्सटर्नल काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बुक स्टूडेंट को हम बुक इशू कर रहे हैं, अब हम उसकी जो लिस्ट है वो डाटाबेस में हम अपडेट भी करने वाले हैं। तो हम उसके अपडेटेड लिस्ट प्रोसेस पे जाएंगे, और यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ बोरोड डाटाबेस है हम यहाँ पे उसे अपडेट भी करने वाले हैं। और इसमें मैंने दोनों तरफ आपको डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा फ्लो दोनों साइड है, क्योंकि इसमें हम रीड भी करते हैं और राइट भी करने वाले हैं। क्योंकि अगर हमें कभी डिटेल उससे फैच करनी है तो हम रीड भी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसमें राइट करने वाले हैं। और फिर हम डिमांड करेंगे बुक की, और डिस्प्ले बुक से हम उस बुक को डिस्प्ले कर देंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि यही चीज़ है जो एग्जामिनर आपका देखेगा, बाकी चीज़ें शायद ही वो देखे, क्योंकि ये तो आप अपने आप से कुछ भी बना सकते हो। तो पहली बात तो ये है कि आपका जो लेवल 0 में उसमें सिर्फ आपको एक ही प्रोसेस दिखाना है, और जितने लेवल 0 में आप एंटिटी दिखाओगे, लेवल 0 में जितनी भी एंटिटी आपकी होगी, लेवल 1 और लेवल 2 में भी उतनी एंटिटी होगी। अगर इसमें मैंने स्टूडेंट और डिस्प्ले बुक करा है तो इसमें भी स्टूडेंट डिस्प्ले बुक होगा। बस आप प्रोसेसेस को डिवाइड कर सकते हो, और लेवल 0 में कोई डाटाबेस ऐड नहीं होता, और लेवल 1 लेवल 2 में आप डाटाबेस भी ऐड कर सकते हो। ये मेरे पॉइंट आप ध्यान से समझना। और जो डाटाबेस है आपका हमेशा प्रोसेस से कनेक्ट होता है, कभी आप एंटिटी से उन्हें कनेक्ट मत करना। अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपका 100% आपका जो डाटा फ्लो डायग्राम है वो हमेशा करेक्ट बनेगा, और इसके बाद कोई भी टॉपिक आ जाए आपका, आप इजीली उसे बना सकते हो। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है ईआर डायग्राम। तो यूनिट 2 आपकी सबसे ज़्यादा ब्रॉड यूनिट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी यूनिट 2 में। तो चलो समझते हैं फिर ईआर डायग्राम क्या है। तो ईआर डायग्राम आपका शो द स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी एंड देयर रिलेशनशिप। तो ये बताता है कि एंटिटीज़ और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इन अ सिस्टम एंड अ डेटाबेस। तो समझते हैं, ये एग्जांपल से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाए। तो कंपोनेंट इसके क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं इसके एंटिटी, जो कि यही सेम एंटिटी है आपकी रेक्टेंगल से डिनोट होती है, और उन एंटिटी के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप शो करना है तो उन्हें हम डायमंड से शो करेंगे। और जो इन एंटिटी की कुछ डिटेल्स होती है उन्हें कहते हैं हम एट्रीब्यूट, उन्हें हम करते हैं
ओवल से डिनोट। तो एट्रीब्यूट भी आपकी काफ़ी सारी हो सकती है। तो एट्रीब्यूट अगर हम समझे तो सिंपल एट्रीब्यूट जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये भी अगर आप आगे समझोगे कि जिन्हें आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि एज को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। कंपोजिट उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नेम आपके फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो होती है जो आपकी किसी और एट्रीब्यूट से डिवाइड हो। डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो होती है जो आपकी किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव्ड हो। जैसे कि हमारे पास सिर्फ एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ, पर हमें उसकी एज पता करनी है, तो हम एज इजीली, अगर हमें डीओ भी पता है तो हम एज उसकी इजीली निकाल सकते हैं। तो ये एज जो है हमारी वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है और इसे हम डॉटेड सर्कल से डिनोट करते हैं। स्टोर्ड एट्रीब्यूट वो होती है जो विच डिराइव्ड, स्टोर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे हुई डेट ऑफ बर्थ जो डिराइव्ड कर रही है आपकी। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट वो होती है जिनकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, क्योंकि डीओ भी आपकी हमेशा यूनिक हो सकती है, एज आपकी हमेशा यूनिक हो सकती है, आधार कार्ड नंबर आपका हमेशा यूनिक हो सकता है। तो ओनली यूनिक वैल्यू जिसकी हो सकती है उन्हें हम बोलते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो होती है जो आपकी एक से ज़्यादा हो सकती है, जैसे फ़ोन नंबर, किसी का फ़ोन नंबर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सब होते हैं आपके एट्रीब्यूट्स। और बात करें कार्डिनलिटीज़, तो कार्डिनलिटीज़ बताता है कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। जैसे रिलेशनशिप आपके 4 हो जाते हैं, 4 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, जैसे मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू वन। तो जैसे मैनी टू मैनी, स्टूडेंट हैज़ कोर्सेज, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट पे एन नंबर ऑफ कोर्सेज हो सकते हैं। ये एक स्टूडेंट के पास काफ़ी सारे कोर्सेज हो सकते हैं और एक कोर्सेज पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, इसलिए हमने इसे बोला है मैनी टू मैनी। और सेकंड है हमारा वन टू मैनी। वन टू मैनी कैसे कि अगर आपके पास एक ईमेल है तो एक ईमेल से आपके कई सारे रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। अगर आपको पता हो कि आपके कई बार आपके जो नंबर्स है वो आपकी ईमेल में स्टोर्ड होते हैं, अगर आप उस मेल को दूसरे फ़ोन में खोल लो तो आपके वो नंबर दूसरे फ़ोन में आ जाते हैं। तो यही है कि एक मेल के कोरस्पॉन्डिंग आपके डिफरेंट कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, पर डिफरेंट ये नहीं कि आपकी एक कॉन्टैक्ट में काफ़ी सारी मेल हो, ऐसा नहीं है। थर्ड एग्जांपल है कि स्टूडेंट हैज़ आधार कार्ड। ये है 1 to 1 का कि एक स्टूडेंट पे एक ही आधार कार्ड होगा और एक आधार कार्ड यूनिक नंबर एक ही स्टूडेंट पे असाइन होगा। फोर्थ है हमारा मैनी टू वन। मैनी एम्प्लॉयज हैड वन डिपार्टमेंट। तो ये हो सकता है कि मैनी काफ़ी सारे हमारे टीचर्स हैं और वो एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, CSC। तो ये है आपका मैनी टू वन का एग्जाम्पल। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं कि ER डायग्राम का। मैंने बहुत फेमस एग्जाम्पल यूज़ करा है ER डायग्राम का, तो उसे समझ के आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये है ER डायग्राम का एग्जाम्पल जो कि है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसे बनाने के लिए पहले हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई एंटिटीज़। तो पहले अगर हमें ER डायग्राम बनाना है तो पहले हम सारी उसकी एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि इसमें एंटिटीज़ है स्टूडेंट, कोर्स। पहले अगर आपको बनाना है तो पहले आप एंटिटी को डिटरमाइन करो, क्या क्या आप उसमें एंटिटी लाने वाले हो। जैसे कि कॉलेज में आपके क्या क्या आ सकता है, स्टूडेंट आ सकते हैं, कोर्स आ सकता है, लेक्चरर आ सकता है, सब्जेक्ट आ सकता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में उनके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। स्टूडेंट का कोर्स से क्या रिलेशनशिप है, लेक्चरर का कोर्स से क्या रिलेशनशिप है, लेक्चरर का सब्जेक्ट से, इनके बीच में आप रिलेशनशिप देखेंगे। तो जैसे स्टूडेंट का कोर्स से रिलेशनशिप है कि मैनी स्टूडेंट बिलोंग टू वन कोर्स। मान लो अगर ये कोर्स बीटेक है आपका, तो बीटेक में काफ़ी सारे आपके स्टूडेंट आ सकते हैं, तो मैनी टू वन है, तो मैनी स्टूडेंट अटेंड वन कोर्स। और अगर हम लेक्चरर के और कोर्स के बेसिस पे ले तो इसमें भी हमारे मतलब काफ़ी सारे बन सकते हैं, 1 to 1 भी बन सकते हैं कि हमारा एक लेक्चरर एक ही कोर्स में टीच करता है। जैसे कि हमारे कोई टीचर है वो सिर्फ बीटेक में ही पढ़ाते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे टीचर बीटेक में भी पढ़ा रहे हैं, BCA में भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और भी डिफरेंट कोर्सेज में कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 to many भी लिख सकते हैं। लेक्चरर टीचेस कई सारे सब्जेक्ट, एक लेक्चर हमारे कई सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। अगर कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ा सकता है, तो ये सब हमारा लेक्चरर आता है। वैसे लेक्चरर इंग्लिश का ही पढ़ाते हैं, तो मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हमारे कुछ लेक्चरर पढ़ा सकते हैं। तो इनके बीच में ये रिलेशनशिप है 1 to many के बीच में। और कोर्स और सब्जेक्ट के बीच में भी रिलेशनशिप है कि एक कोर्स में हमारे मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं। बीटेक में भी आपके मल्टीपल सब्जेक्ट है, BCA, MCA, MTech सब में आपके मल्टीपल
सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो हमने अब इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर लिया। अब हमें एट्रीब्यूट्स, इनके साथ एट्रीब्यूट जो एसोसिएट है वो देखनी है। तो जैसे मैंने स्टूडेंट के साथ क्या किया, एट्रीब्यूट हो सकती है स्टूडेंट का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ से हमारी डिराइव्ड हुई है उसकी एज। एज को इसलिए मैंने डॉटेड में करा है कि हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ पता थी, पर हमने उससे उसकी एज भी डिराइव कर ली। और एक मैंने आपको बताया कि ये हमारी मल्टी वैल्यूड है, कि स्टूडेंट की हमारी काफ़ी सारी हॉबीज़ भी अलग अलग हो सकती है, जैसे स्टूडेंट का फ़ोन नंबर भी अलग अलग हो सकता है। तो ये मल्टी वैल्यूड है, इसलिए मैंने इसे डबल सर्कल से डिनोट करा है। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए ये आपको सारी कंडीशंस मैंने इसमें ले ली है, और आप अलग अलग इसमें एट्रीब्यूट्स भी भर सकते हो। आपको सबके प्रति एट्रीब्यूट्स तो लगानी है, जैसे कोर्स में कोर्स आईडी, कोर्स फ़ी, ये सब हो सकती है। लेक्चरर में सब आप इनके एट्रीब्यूट्स अपने हिसाब से भर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी ईआर डायग्राम बनाने आया तो आपको सिंपली ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं और आप इजीली कोई भी ईआर डायग्राम बना सकते हो, और ये स्कोरिंग भी होता है बहुत। तो नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन टेबल। चलो डिसीजन टेबल समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारा डिसीजन टेबल। अ डिसीजन टेबल इज अ कंसाइज एंड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस रूल्स एंड कंडीशंस ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबुलर फॉर्मेट। इट हेल्प टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट एक्शन और आउटकम बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड कंडीशन। तो डिसीजन टेबल हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास वेरियस कंडीशन होती है और हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी कंडीशन कब ट्रू हो रही है, कब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और उसके प्रति हम देखते हैं कि एक्शन क्या आ रहा है। तो अगर मैं आपको इसका ईजिली एग्जांपल दूँ, एक मैम ने दिया था यूट्यूब पे ही, कि अगर आप कोई फॉर्म लॉगिन करते हो और उसका आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो, या तो आपका यूज़र नेम गलत है और पासवर्ड सही है तब आपका फॉर्म लॉगिन नहीं हो रहा, या आपका पासवर्ड गलत है, यूज़र नेम सही है, आपका फॉर्म लॉगिन नहीं हो रहा। तो ये हमारी कंडीशन बनाते हैं कि हाँ, हमारा कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका यूज़र नेम सही हो सकता है, पासवर्ड गलत हो सकता है, पासवर्ड गलत है, यूज़र नेम सही हो सकता है, या दोनों सही है, तो आपका एक्शन है कि आपका वो जो फॉर्म है खुल जाएगा। तो चलो इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको ईजी वे में। तो डिसीजन टेबल का चलो एक एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट इज एलिजिबल टू टेक कॉलेज एग्जाम और नोट। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जो हमारे स्टूडेंट है वो एलिजिबल है या नहीं हमारे जो कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम है उसे देने के लिए। ये हम किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, उसकी अटेंडेंस और उसके ग्रेड के बेस पे। अगर उसकी अटेंडेंस, चलो कंडीशन यहाँ पे ही देखते हैं। कंडीशन मैंने लगाई है कि अगर उसकी अटेंडेंस 70% से ज़्यादा है एंड ग्रेड 80 से ज़्यादा है, तो हम उसको एक्शन देंगे कि हाँ वो एलिजिबल होगा। तो इसके हम अलग अलग कंडीशन बनाएंगे। तो जैसे अगर 2 है तो 2 की पावर 2 4 कंडीशन बनेगी। 3 अगर मैंने कंडीशन दे दी तो 2 की पावर 3 8 कंडीशन बनेगी। 4 2 की पावर 4 16 कंडीशन। तो ऐसे हम कितनी भी कंडीशन बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो अगर मेरी पहली कंडीशन है अटेंडेंस हमारी 70% से ऊपर होने वाली है एंड ग्रेड्स 80 से। तो चलो पहला रूल देखते हैं। रूल 1 में हमने देखा है कि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ट्रू ट्रू। तो हमारा जो एक्शन है वो ई मतलब है एलिजिबल है हमारा स्टूडेंट हमारा एग्ज़ाम देने के लिए। तो रूल 2 में देखते हैं हम। रूल 2 में पॉसिबिलिटी है कि हमारी अटेंडेंस तो 70% से ऊपर हो पर उसके ग्रेड कम हो, तो वो नॉट एलिजिबल है। रूल 3 में अटेंडेंस हमारी 70% से ऊपर नहीं है पर ग्रेड उसके ज़्यादा है, तब भी वो एलिजिबल नहीं है। रूल 4 में दोनों ही नहीं है, ना अटेंडेंस है ना उसके ग्रेड है, तब भी वो एलिजिबल नहीं है। और इसे बनाने के बाद आपको हर एक रूल के कोरिस्पोंडिंग टेस्ट केस लिखना है। जैसे कि टेस्ट केस फॉर R1 मैंने लिखा है कि R1 का जो अटेंडेंस है वो आपकी 75 हो सकती है और ग्रेड आपके 90 हो सकते हैं, तभी वो एलिजिबल है। R2 के आप कोरिस्पोंडिंग क्या लिख सकते हो टेस्ट के, कि आपके परसेंटेज आपकी 75 है पर ग्रेड आपके 80 से कम, आप कुछ भी दिखा सकते हो। तो आपको चारों के कोरिस्पोंडिंग एक टेस्ट केस लिखना है अगर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स में आता है। तो ईजिली आप ऐसे तीनों डाटा फ्लो डायग्राम, ER डायग्राम और डिसीजन टेबल आप इजीली बना सकते हो। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और डाटा फ्लो डायग्राम में तो ज़्यादातर ये होते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो हमेशा देखना और क्लियरली आपको एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। तो अभी हमारी आधी यूनिट ख़त्म हो चुकी है, मेजर पार्ट हमारे यूनिट का ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट पार्ट कराने वाला हूँ। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो स्टे ट्यून और इस वीडियो को गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो। बाय। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे।